So there are Yes, few sir, आप enzymes कुछ पूछने वाले थे. Yes, Shivani, tell me what you're saying. सर आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से तो है. Yes, मैं पूछ ही रहा था. I mean, I'm just drawing the Okay. question on the board. Okay. So this we have the activity. और ये सिर्फ शिवानी से नहीं है क्वेश्चन. शिवानी से तो मैं पूछ रहा हूँ. ये एक्चुअली आप सभी लोगों से क्वेश्चन है. In case Shivani answers this, I can ask anybody else to also to answer. तो pay attention. जो भी मैं किसी से पूछता हूँ सब पूरी क्लास के लिए होता है. It's not for one single person. Okay. तो हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी है. Just wait a moment. ओके सो बात करते हैं यहाँ पे. मैं यहाँ 3 एंजाइम की बात कर रहा हूँ. पेप्सिन और एक तो हो गया पेप्सिन एंड दूसरा एंजाइम मैं नाम ले रहा हूँ प्रोफिब्रोलेसिन. दिस इज इन stomach. This is in semen actually. And okay, so these are the 3 enzymes and the 4th one. Okay, next one. So these are 3 enzymes actually. Pepsin, and there is an enzyme known as trypsin. Okay, and there is an enzyme known as pepsin. So we have 3 enzymes here. Okay, so आपको बस मुझे ये बताना है ठीक है कि यहाँ पे 3 लाइंस हैं. लाइन ए, द ग्राफ ए, ग्राफ बी एंड ग्राफ सी. आपको ये ए बी सी को असाइन करना है इन तीनों को. लाइक बी कैन बी लाइक ट्रिप्सिन और ए कैन बी लाइक पेप्सिन और व्हाटएवर. सो आपको ये चार्ट देके आपको ए बी सी को असाइन करना है इन 3 एंजाइम्स को. इशिका आपका माइक ओपन है, उसे बंद कर लीजिए. शिवानी आंसर करेंगी. यस शिवानी, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? No, sir, please ask your question again. हाँ शिवानी, पूछ. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? No, sir, please ask your question again. Okay, I'll ask my question again for you. Yes, sir. My question is कि ये एक ग्राफ है and you can see the graph. इसमें x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, इतना तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता. ठीक है, तो there is an x axis, there is a y axis, और फिर यहाँ पे हमारे पास 3 एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, प्रोफिब्रोलाइसिन, ट्रिप्सिन. आपको ए बी सी जो एंजाइम्स है उनको असाइन करना है, इन ग्राफ्स को असाइन करना है टू these enzymes. So that is the question. Anju Shivani, now you got the question. Yes, sir, now I got the question. Yeah, answer please. You can take your few seconds. Pepsin stomach, profibrillin is in semen, and trypsin is in duodenum. So which enzyme is which? आंसर सर. हाँ जी पार्थ. काजल. हाँ काजल, बताइए काजल, कुछ कह रहे हैं आप?
A is pepsin. बेटा एक मिनट, शिवानी से पूछा था, मैं उसको ट्राई करना था, उसके बाद आई आस्क अदर्स. ओके शिवानी, just give me a minute, Kajal. Shivani, you have the answer, or shall I move further to some other people? Please move to other people. Okay, Shivani. Yes, Kajal, go ahead. So A is pepsin. A is pepsin. तो ये पता है कि जो सीमेन मतलब प्रोफाइब्रिलोसन और ये ट्रिप्सिन है, तो इन दोनों का एवरेज छोड़ दो 7 to 8 के बीच में छोड़ होता है. छोड़ दो. मैच द फॉलोइंग का यही फायदा होता है कि आपको तीनों पता होने का जरूरत ही नहीं है. आपको दो भी पता है तो यू कैन गो विद द आंसर. तो मुझे कोई दूसरा बता दो. व्हाट इज सी देन? तो सी वाला ट्रिप्सिन लग रहा है. हाँ, सी वाला ट्रिप्सिन ही ट्रिप्सिन होगा है. क्योंकि ओके, चलिए मुझे रीजन दे दीजिए, क्योंकि बिना रीजन का आंसर तो तुक्का होता है. तो मुझे थोड़ा रीजन दे दीजिए, व्हाई आर यू सेइंग सो. तो स्टमक में काफी एसिडिटी होती है, तो 1.2 पॉइंट के एवरेज में होता है pH. अच्छा, गॉट इट. व्हाट अबाउट ट्रिप्सिन? और ट्रिप्सिन में तो एल्कलाइन मीडियम होता है, थोड़ा क्या कितना काफी alkaline होता होता है है. याद और है? सर इसमें लेकिन हाँ सेकंड. हाँ पलक, सेकंड क्या होता है? सेकंड कुछ कह रहे हैं आप? सर मुझे भी ए जो है वो पेप्सिन लग रहा है, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, तो 2 पे एसिडिक होता है, तो इसीलिए. लेकिन मुझे Okay. ट्रिप्सिन का थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि उसमें तो हमारा बेसिक मीडियम होता है, तो 7 तो न्यूट्रल होता है, तो सी पर जो जा रहा है वो मैक्सिमम एक्टिविटी सी पर जा रही है, तो वो तो न्यूट्रल होता है, तो ट्रिप्सिन का होना तो वही चाहिए. तो सी होना चलिए चाहिए ठीक उसके है. नियर अबाउट. ओके चलिए ठीक है. बस ओके 7 और 8 के बीच में होता तो हो जाता ट्रिप्सिन. या फाइन फाइन फाइन. थैंक यू पलक. ओके, सो देखिए, आप जो दिमाग लगा रहे हैं, लॉजिक लगा के आंसर पे पहुंचना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट ये है कि एक नया क्वेश्चन जब माइंड में आता है तो क्या आप अपना माइंड लगा सकते हो कि उसने एग्जैक्टली क्या पूछा है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपना माइंड लगा पा रहे हैं. देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ ऑप्टिमम वैल्यू देखनी है कि ए की ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ गिर रही है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट में गिरा तो कहीं 2 के पास गिर रही है ना. और बी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहीं 4.5 के पास गिर रही है. और सी की अप्रॉक्सीमेट हाईएस्ट वैल्यू, ये दिस इज माय बैड, मुझे इसको थोड़ा गिराना उस तरफ था, 7.7 और 8 के बीच में गिराना था, वो 6 और 7 के बीच में गिर गया. ठीक है, तो दैट्स माय बैड. तो अब मुझे इससे ये पता चल रहा है कि पेप्सिन जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिटी पे रहेगा. तो बड़ा कुछ बात है, जो ए होगा वो पेप्सिन होगा. ठीक है, पेप्सिन सबसे ज्यादा एल्कलिनिटी पे रहता है, दैट इज इनसाइड द ड्यूडेनम. वहां पे एल्कलिनिटी रहती है, 7 to 8 के बीच में पीएच रहता है. तो उसका ऑप्टिमम भी वही होता है. तो 7 to 8 होना चाहिए यहाँ पे, और ट्रिप्सिन ही होगा. तो आखिरी वाला भी ट्रिप्सिन होगा. और देखिए, सिर्फ डाइजेशन तो पढ़ना नहीं ना आपने. देयर इज वन मोर चैप्टर, दैट इज दिस रिप्रोडक्शन. और एक बहुत बेसिक चीज है कि जो सीमेन होता है, सीमेन इज स्लाइटली अल्कलाइन, और प्रोफिब्रिनोलाइसिन एक्टिवेट होता है, काम करता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जो थोड़ा सा और एसिडिक होता है. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं पे मैंने यहाँ पे थोड़ा इन दोनों के बीच में पीएच लिया कि हाँ 3-4 से, मतलब 2-3 से ज्यादा और 7-8 से कम, मतलब उस रेंज में वो काम कर सकता है. ठीक है, वो बी में कौन आ गया. तो ये ना एग्जैक्ट वैल्यूज का नहीं है, ये एक इस माइंड के कॉन्सेप्ट का है कि हाँ पेप्सिन हमेशा सबसे एक्सट्रीम एसिडिक पर रहेगा, ट्रिप्सिन हमेशा एक्सट्रीम बेसिसिटी पर रहेगा, 7-8 की तरफ रहेगा, अल्कालाइन पर रहेगा. और सीमेन का जो एंजाइम्स है, जो स्पेसिफिकली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट रहेंगे, मतलब कि एसिडिक ही रहेंगे, लेकिन ना बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं, और बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं कि 2 या 3, और बहुत और बेसिक बिल्कुल नहीं, 7 से कम और 2 से 3 के एवरेज में. तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए. बाकी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैथ्स फॉलोइंग की यही अच्छी बात होती है कि अगर आपको दो भी पता है तो यू कैन ऑलवेज गो विद द आंसर. ठीक है, तो आपको पेप्सिन ट्रिप्सिन भी पता है, तो आई थिंक दैट विल डू द थिंग फॉर यू. वेल, सो आई सपोज आपको पिछली क्लास की सारी बातें क्लियर हो गई. ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ओके,
सर यस। हाँ जी। सर जब मैंने कल बोला था कि कुछ क्लियर नहीं है, आई मेंट अबाउट द स्क्रीन, मेरा इंटरनेट डेटा खत्म हो गया था। I didn't ask you anything, Kriti. Did I? No, actually the department called me and they told me to clear it with sir. Yeah, but that clearing does not mean that. Okay, fine. Okay, Kriti, I get it. Thank you. Okay sir. आज आपकी स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है कृति? Yes sir. ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वेब सेंटर एंजाइम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई है। लेट्स मूव अ स्टेप फर्दर। ठीक है, तो yes, we'll move a step further, and after this topics we have something to do with enzymes, KM values, competitive, non-competitive inhibition. There is one thing important for you, that is allosteric inhibition. Allosteric inhibition नहीं बोलते हम, allosteric modulation बोलते हैं। allosteric modulation बोलते हैं, ठीक है? ओके, so allosteric modulation के अंदर, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं I'll just come to this back to this topic. I just want to talk to you, tell you something कि देखिए, सपोजिटली जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपको इशू किसी चीज के रिगार्डिंग आता है, लेट्स से आपको कोई डीपीपी का इशू है या टेस्ट का कोई डाउट है या स्पेसिफिकली कोई और स्ट्रगल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट आया था। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कल 2-3 महीने हो गए थे मुझे पढ़ाते हुए। स्टूडेंट केम टू मी एंड सेड, मेरे को पास आया, बोला कि सर एक बात करनी है आपसे। मैं कहा यस टेल मी। सर वो ये है कि मैं आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड। यस यू आर फ्रॉम बिहार बोर्ड। सो सर मैंने ना हमेशा जो चीजें हैं वो हिंदी में पढ़ी हैं और सारी चीजें हिंदी में पढ़ी हैं, और आप थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश में पढ़ाते हो तो मुझे ना समझ में नहीं आता। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गए तुम बताने के लिए। तो he had some problem with the language. देखिए, everybody can have all sort of issues, like किसी की लैंग्वेज इशू हो सकता है, कोई हो सकता है कि there was another problem when student came to me, कैसा मेरे ना आप जो पढ़ा रहे हो वो तो समझ में आता है, लेकिन पुराने जो कॉन्सेप्ट्स है ना 11th के वो बड़े वीक है, तो मैं लिंक नहीं कर पा रहा। So every student in itself can have different kind of problem, ठीक है ना? कोई स्टूडेंट हो सकता है कि he is very, हर कोई he is very smart, उसको सारी चीजें पता है, ठीक है? तो every student can be different, right? तो अगर आपका कोई भी इशू है रिगार्डिंग एकेडमिक्स, ठीक है, एंड इवन इशूज लाइक कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है या प्रॉपर रेगुलरिज्म नहीं मेंटेन हो रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम वेयर आई कैन हेल्प, you can always like drop me a text, and even you can even call me sometime or ask me if I'm free. और अगर मैं फ्री नहीं होता हूँ तो you can just call me. I'll give you some time, particular what do you call it, particular space of time कि इस से interval of time कि इस time से call कर लेना, and I can resolve any of your issues. So anybody is having any of the issues, because see मेरा primary focus आपके ऊपर है दो वजह से आप लोगों के ऊपर मेरा प्राइमरी फोकस आपको बता देता हूँ। मेरे पास 2 बैचेस हैं जो नीट के एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, नेक्स्ट नीट के लिए। एक जो 12th है वो नीट देने जा रहा है, और एक आप ड्रॉपर्स, अगेन ड्रॉपर्स, आई एम सॉरी, आप या फाइटर्स जो दोबारा से नीट देने जा रहे हैं। तो आई हैव मोर फोकस ऑन यू, बिकॉज जो 12th वाले हैं उनको 11th में मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि मैंने उनको क्या चीजें देकर पूरा तैयार कर रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? तो मुझे उनकी चिंता थोड़ी सी कम है अपने कॉन्टेक्स्ट में। ऑफकोर्स हो सकता है कि उनको अपनी चिंता बहुत ज्यादा हर एक होगी, पर जो उनकी चिंता थोड़ी कम है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन, मुझे आपकी चिंता ज्यादा है। उसकी दूसरी वजह यह है कि एक तो मैंने पढ़ाया नहीं है 11th में, दूसरी ये वजह है कि यू आर ऑलरेडी गिविंग एन ईयर, आप ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? तो
जो 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं हो सकता है थोड़ा इधर ऊपर नीचे रह भी गया तो दे हैव लाइक उनको ड्रॉप कर सकते हैं, दे हैव 1 ईयर टू ड्रॉप, दे कैन। बट अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर आपको फिर एक साल और वेट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी एक साल पे ऐड हो जाएगा फॉर द नीट। तो फिर इट विल बी मोर लाइक बैड टू यू गाइस। तो इसलिए माय प्राइमरी फोकस, मेरे सारे बैचेस 11th 12th और जितने बैचेस मेरे पास हैं उन सब में अगर मेरा फोकस ज्यादा है या टेंशन मेरी टुवर्ड ज्यादा है, जो मेरे ज्यादा कंसर्न है वो आप लोग हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई गिव यू द रीजंस। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि नीट की प्रॉब्लम की तैयारी करने में हेल्प कर सकता है तो आप मुझे बताइए, कुछ आपको परेशान कर रहा है तो जब मुझे बताइए, कैन शेयर विद मी एनी टाइम एंड यू हैव माय नंबर आई सपोज। ओके, तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो एलोस्टेरिक, दूसरा मॉड्यूलेशन। ठीक है, एलोस्टेरिक का मतलब होता है कि एक प्रोटीन की वो साइट जो एक्टिव साइट नहीं है, मतलब जहां पे प्रोटीन बाइंड तो जहां पे कोई चीज प्रोटीन से बाइंड तो कर सकती है लेकिन वो एक्टिव साइट नहीं है। ठीक है, और बाइंड करके उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, 3D कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर सकती है, मैं बेटर बोलूं तो। और जब वो हट जाएगा वो सबस्ट्रेट, तो प्रोटीन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो वापस आ जाएगा। मतलब वो बाइंड करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर परमानेंटली खराब नहीं कर रहा, वो बस बाइंड कर रहा है, थोड़ा सा बदल दे रहा है उसको, और थोड़ा सा बदलने के बाद जब वो हट जाएगा तो फिर चीजें वैसे की वैसी एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। तो ऐसी साइट्स को हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं, जो एक्टिव साइट्स नहीं होती, जो प्रोडक्ट नहीं बनाती, सर बस वॉइस वो बहुत वहां ज्यादा लो पर आ रही कोई है चीज आके जुड़ जाती है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए चेंज कर देती है। आगे बात सर। समझ में? अब आप देखिए इसका कहां पर होगा, इसका इंपॉर्टेंस हाँ, समझिए। मान लीजिए कोई चाहिए। एंजाइम है, राइट, कोई एंजाइम फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एंजाइम काम कर रहा था, है ना। अब आपने क्या किया, एक छोटा सा मॉलिक्यूल इसे बाइंड करा दिया, उससे क्या हुआ, टेम्पररी उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, लाइक थोड़ा सा बदल गया, हल्का सा ऐसा हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया, लिटिल बिट इट गॉट चेंज, ठीक है। अब ये फंक्शन करने लायक नहीं रहा, फंक्शन करने लायक नहीं रहा। अब हो सकता है कोई दूसरा केमिकल मॉलिक्यूल आया, इसने बाइंड किया और इसका स्ट्रक्चर वापस नॉर्मल हो गया। मतलब ये जो इनिबिशन था टेम्पररी था, भाई यहाँ तो ये पुराना वाला केमिकल हट गया, यहाँ पर नया बाइंड किया और ये वापस से क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इसको बोल रहे हैं हम टेम्पररी चेंज। और इस तरीके के मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। और ये काम कहाँ पे आता है, ये काम आता है हमें रेगुलेशन में, ठीक है ना। किसमें काम आता है, रेगुलेशन में। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, और काम करता है इसमें रेगुलेशन में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप ग्लाइकोलाइसिस जानते हैं, आपको जानना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस जानते हैं ना, ग्लूकोज ब्रेकडाउन टू पायरुवेट एसिड, ओके। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू, इसका पहला स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट further breaks down into fructose 6 phosphate, and fructose 6 phosphate further breaks down into first fructose 1,6,5 phosphate। ये आपके बॉडी में आप पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। ये ग्लूकोज, आगे और भी स्टेप्स हैं और अल्टीमेटली मैं उन सभी स्टेप्स के लिए सिंपल लिख देता हूं एटीपी। बट ओवरऑल वो क्या रहा है, एडीपी is getting converted into ATP. ADP is getting converted into ATP। मतलब हमें ATP मिलता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद और ADP कंज्यूम होता है, ठीक है ना। ओवरऑल है ना, कुछ स्टेप्स में उल्टा भी हो सकता है, कुछ स्टेप्स में उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट करेंगे तो नेट में क्या आएगा, ADP से हमें ATP मिल रहा है। दैट इज व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस ऑल अबाउट। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं। तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स है और एक एंजाइम हमारे पास और है, इसका नाम है पीएफके। पीएफके, पीएफके स्टैंड्स फॉर, पीएफके 1 बोलते हैं इसको, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टो मतलब वो
फ्रक्टोज, इस पे ऑलरेडी फॉस्फोरस लगा हुआ है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, काइनेज मतलब उस पे उसे एक्टिवेट करने वाला एक और फॉस्फोरस उस पे ऐड करवाएगा, ठीक है ना। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे यानी फॉस्फोफ्रक्टोज पे एक और फॉस्फोरस लगा के उसको फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना देता है, सिंपल। ओके, अब इमेजिन कीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, आपकी बॉडी में एटीपी बन रहा है, एटीपी बन रहा है, 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 बहुत ज्यादा बन जाएगा। और जब एटीपी बहुत ज्यादा बन जाएगा, हमें अब बहुत ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए, जितना चाहिए था उतना एम्पल में पड़ा हुआ है और मेरा काफी है मेरे लिए उतना, ठीक है ना। तो मैं कुछ देर के लिए ग्लाइकोलाइसिस को रेस्ट दे सकता हूँ, राइट। तो होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है। ये एटीपी जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बन चुका है, ये जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इस वाले एंजाइम को टेम्पररी इनहिबिट कर देगा। क्रॉस एंड सर्कल मींस इनहिबिशन, ये याद रखना, कभी कोई चार्ट आ गया बताने के लिए, ग्राफ हो गया तो बताना चाहिए क्रॉस और सर्कल मतलब इनहिबिशन, तो उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही एटीपी को इनहिबिट करेगा, अब आप देखिए क्या होगा, एटीपी अब नया नहीं बन रहा लेकिन कंज्यूम तो हो रहा है, राइट। और एटीपी जब कंज्यूम होता है तो एटीपी कंज्यूम होकर क्या देगा, एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी, adenosine diphosphate plus a phosphorus, तो एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी प्लस फास्फोरस, तो एडीपी बढ़ता जाएगा, एटीपी आपके पास था, कंज्यूम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और मीनवाइल जितना ये कम हुआ उतना क्या बढ़ता गया, एडीपी 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 बढ़ता चला। अब जब एडीपी ज्यादा बढ़ जाएगा तो अब एडीपी जाएगा अगेन इसी एंजाइम को, सेम एंजाइम इसको जाके इससे जाके बाइंड करेगा और इसको वापस से एक्टिवेट कर देगा, वापस से क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा वापस से ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे क्या होगा, इससे ना तो कभी एटीपी ज्यादा हो सकता है ना एडीपी ज्यादा होता है, दोनों क्या रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, सी स्टॉल दोनों क्या रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। तो बॉडी में चीजों को बैलेंस रखने के लिए, है ना, एक साइकिल एक्सेसिवली ना चलती रहे, कोई भी चीज एक्सेसिवली ना हो, तो देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक मैकेनिज्म, और सारे फीडबैक मैकेनिज्म कुछ ना कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, बाय काइंड ऑफ टेम्पररी इनहिबिशन। अगर आपको याद हो तो एक तरीके से अगर आप लैक ऑपेरॉन की बात करें, है ना, लैक ऑपेरॉन जानते हैं आप लोग, लैक ऑपेरॉन पढ़ा होगा में आपने, वहां पे भी टेम्पररी इनहिबिशन होता है, ठीक है ना, लैक्सी जीन का बाकी जो जीन्स है उसके अंदर, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा ही सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई हो गया, कौन हाई हो गया, आप इसे लिख लीजिए, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, जैसे ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया बॉडी में रिलीज होगा इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन रिलीज होगा, वो ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आएगा, राइट, अरे बस में। अब ग्लूकोज लेवल जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तब रिलीज होगा ग्लूकागॉन अगेन पैनक्रियास से, और फिर वो लेवल को वापस से ग्लूकोज लेवल को वापस से बढ़ा देगा। तो ये घटाना बढ़ाना चलता रहेगा ताकि वो एकदम मेंटेन रहे एक पोजीशन के ऊपर, राइट। तो ये जो चीजें हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो खुद वापस आके जो एंजाइम है उसको या तो एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, या तो प्रोडक्ट खुद आ रहा है या कोई सब प्रोडक्ट या कोई और चीज या प्रोडक्ट जो है किसी और को जाके एक्टिवेट कर रहा है और फिर वो कोई और आके एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। प्रोडक्ट बनने के बाद अगर कोई चीज आके एंजाइम को बता रही है कि उसको और काम करना है या नहीं करना है, दैट इज डन बाय एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। इसलिए मैंने मॉड्यूलेशन वर्ड किया, मैंने इनहिबिशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। क्यों ना मैंने एक्टिवेशन वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि इनहिबिशन एक्टिवेशन दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया मॉड्यूलेशन। आई सपोज ये बातें सारी आपको क्लियर हैं। क्लियर है सारी चीजें, सब लोग को आगे बात करें। ओके, तो आगे बात करते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन से आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं. लेट्स मूव फर्दर विद नेक्स्ट टॉपिक. पे अटेंशन एवरीबॉडी. नेक्स्ट वी हैव समथिंग नोन एज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. अब सुनिए ध्यान से. आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ. आपने नीट दिया है चाहे नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ. पिछले काफी टाइम से जब भी मैं नीट का एग्जाम देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन एंजाइम से आ ही रहा है. कभी दो भी आ रहे हैं. मतलब एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में से सिर्फ एक छोटे से टॉपिक नोन एज एंजाइम, उसी से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आई सपोज ये जो चैप्टर है एंजाइम वाला, ये दिस स्टैंड्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा इसमें ध्यान देंगे कि हम बात करें टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की. एंड आई विल स्टार्ट विद क्लासेस ऑफ एंजाइम्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंजाइम मेरे पास सिंपल सी चीजें हैं. जैसे देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, और आप इसको इसी ऑर्डर में याद रखेंगे. देयर इज समथिंग नोन एज क्लास 1. क्लास 1 of enzymes is known as oxidoreductase. Oxidoreductase एंजाइम का नाम है oxidoreductase. एंड ये oxidoreductase काम कैसे करेगा इसके बारे में आप ध्यान समझिए. oxidoreductase ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऐसे काम करता है. या तो ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा. और बड़ा बड़ी बात है, किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो किसी को रिड्यूस करेगा. ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, तो बहुत क्लियर है आपको. तो एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए ए है, समथिंग एज ए a substrate and there was something known as B. A और B का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एंजाइम, ठीक है. अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम ए से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और बी को ट्रांसफर कर रहा है. ए से इलेक्ट्रॉन्स लिए और बी को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए. ए से इलेक्ट्रॉन्स लिए, बी को ट्रांसफर कर दिए. और इससे क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और बी इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से रिड्यूस हो जाएगा. तो ए ऑक्सीडाइज हो गया, बी रिड्यूस हो गया. एक को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को रिड्यूस किया. इस तरीके के हम एंजाइम को ऑक्सीडोरेडक्टेज बोलते हैं. आइए एग्जांपल पढ़ते हैं. वापस से ग्लाइकोलाइसिस में आते हैं. देखिए ग्लाइकोलाइसिस में आप बहुत सारे एंजाइम्स एनकाउंटर करोगे. इनका नाम होगा डिहाइड्रोजनेसिस. डिहाइड्रोजनेसिस. अब ये जो डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम होते हैं, ये मोस्टली ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम होते हैं. मोस्टली क्या, ये होते ही ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम्स हैं. जहां पे भी आप डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का नाम सुने, वो एक्चुअली ऑक्सीडोरेडक्टेज है. फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से NAD डिहाइड्रोजनेस. जो NAD डिहाइड्रोजनेस है, वो किसी एक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी एक सबस्ट्रेट से ए से मान लो इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद NAD प्लस से कन्वर्ट हो जाता है NADH में. इसमें NADH में. क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में. तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है. आ रही बात समझ में. तो ऐसे ही FAD प्लस FADH में कन्वर्ट हो जाता है. तो बस ध्यान रखिएगा कि जितने आपके डिहाइड्रोजनेस है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस या ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजनेस या कहीं भी आप डिहाइड्रोजनेस आप वर्ड एनकाउंटर करते हैं, तो दैट मींस इट इज एन ऑक्सीडोरेडक्टेज. आप रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है. दैट इज फॉर ऑक्सीडोरेडक्टेज. आई सपोज दिस इज क्लियर. क्लास 1 एंजाइम ऑक्सीडोरेडक्टेज. ओके, क्लास 2 पे चलते हैं. ये क्लास 2 एंजाइम, और क्लास 2 एंजाइम हमारे पास ट्रांसफरेज है. क्या है, ट्रांसफरेज.
ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, पे अटेंशन, अगेन आपके पास ए है और बी है, मैं इस रिएक्शन बार ले रहा हूं, मिटा दें इसको, डिहाइड्रोजनेसिस। ओके, ट्रांसफरेज में क्या है ना कि आपके पास एक एंजाइम है ए, सबस्ट्रेट है ए के पास एक ग्रुप है जी, छोटा सा ग्रुप है, और बी है, बी के पास कोई भी ग्रुप नहीं है। इसने क्या किया, इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ए अकेला रह गया और बी के पास अब यहाँ पर ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ए और बी के पास एक ग्रुप अटैच हो गया और ए क्या रह गया, अकेला रह गया। तो इसने इस ग्रुप को ए से उठा के बी पे ट्रांसफर कर दिया। इसका नाम क्या है, ट्रांसफरेज, जो ट्रांसफर कर देता है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ग्लूकोज है, अभी जो रिएक्शन में जाएगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस एटीपी है, ठीक है। एटीपी के बाद 3 फास्फोरस है, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, इसका एक फास्फोरस लिया और ग्लूकोज पे ट्रांसफर कर दिया। फास्फोरस ग्रुप प्लस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको पहली क्लास में बता दिया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फोरस है, एक फास्फोरस इसको दे दिया, तो खुद ये कन्वर्ट हो गया एडीपी में, तो कन्वर्ट किसमें हो गया, एडीपी में, और ग्लूकोज का बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज की छठी पोजीशन में फास्फोरस लगा दिया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खुद बन गया और आपको दे दिया एडीपी। तो इस तरीके के एंजाइम जहां पे भी आप काइनेसेस एनकाउंटर करें, जैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, जनरली आप जहां पे काइनेसेस मतलब कि देखें, वो सारे एंजाइम क्या होते हैं, ट्रांसफरेसेस होते हैं। मतलब जहां पे आप रिएक्शन देखो कि कोई ग्रुप जो है एक से निकल के दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर आप उसको आप सिंपली ट्रांसफरेज एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए, ट्रांसएमाइनेज। ट्रांसएमाइनेज सुना होगा आपने कि अमीन ग्रुप को एक जगह से लेता है और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। अगर ट्रांसएमाइनेज आपने नहीं सुना है तो आप सुनिए इसको, इट इज इंपॉर्टेंट, अगेन आपके बॉटनी में आता है। बॉटनी में आपका एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, और उस मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में आगे चल के एक जगह नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है, लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक हीमोग्लोबिन, वो सब वाला टॉपिक दिया हुआ है, और उस पेज को पलटेंगे तो उसके लास्ट पेज पे जहां पे नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है, वहां पर कुछ डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन की बात की हुई है। आप 11th क्लास के एनसीईआरटी देखना, वहां पे ट्रांसएमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि उन्होंने अल्फा कीटो ग्लूटारेट के ऊपर अमीन ग्रुप लगा के उसे ग्लूटामिक एसिड बना दिया या ग्लूटामेट बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रांसएमिनेशन मतलब एक अमीन ग्रुप एक जगह से लेना और दूसरी जगह क्या कर देना, अटैच कर देना, ठीक है। तो वो भी आपके किस में आ जाएंगे, ट्रांसफरेज में आ जाएंगे। आई सपोज इट्स क्लियर कि ट्रांसफरेज का क्या मतलब है। आइए क्लास 3 पे चलते हैं। क्लास 3 एंजाइम, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। और अब मुझे ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइड्रोलाइसिस अगर आपको याद हो, वो एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब पानी के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं। भाई एक केमिकल था, कार्बन था, जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ था आराम से, कोई बॉन्ड बना के बैठा हुआ था, एक्स और वाई है, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक्स एंड वाई आपसे बॉन्ड बनाया हुआ उन्होंने, और आपने एंजाइम लिया एंड वाटर लिया, ठीक है। एक को OH दिया, एक को H दिया, मतलब X के साथ आपने जैसे OH अटैच कर दिया और Y के साथ आपने H अटैच कर दिया, तो आपने एक को H दिया, एक को H दिया, वाटर का इस्तेमाल किया और इस बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, या सिंपली पानी की प्रेजेंस में आपने ब्रेक कर दिया, और ऐसे एंजाइम्स को हम बुलाते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब आप याद कीजिए, जितने बॉन्ड बनाने के लिए हमने पानी बाहर निकाला था, जितने बॉन्ड बनाने के लिए हमने पानी बाहर निकाला था, OH और H निकाला था, उतने बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनाया था तो एक का OH लिया था, एक का H लिया था, पानी बाहर निकाला था। तो जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ोगे तो वापस वही शुगर देने के लिए, जिस शुगर से OH लिया था उसको OH दे दोगे, जिस शुगर को उससे हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन दे दोगे।
ठीक है clear? तो वो सारे बॉन्ड्स, अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, फिर से पानी निकाला था, तो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए फिर से पानी देना पड़ेगा। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बीच में जब एस्टर बॉन्ड बनाया था तो भी पानी निकाला था, तो भी जब तोड़ोगे तो पानी देना पड़ेगा। इवन जब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, ठीक है ना, तो भी पानी निकलता है, तो भी उसको तोड़ने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा। तो आपके ये जितने एंजाइम्स हो गए, लेट्स से अमाइलेसिस, है ना, नॉट जस्ट अमाइलेसिस, इवन जैसे माल्टोस को ब्रेक करने वाला माल्टेस, ये सब भी है ना, अमाइलो से नहीं, माल्टेसिस, सुक्रेसिस, ये तो कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में हुए ना। इवन प्रोटीएसेस, अब प्रोटीएस है कोई सा मर्जी हो, मतलब ट्रिप्सिन हो, पेप्सिन हो, कैमोट्रिप्सिन हो, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ रहा है, राइट, प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस। अब न्यूक्लियसेस में कोई सा मर्जी हो, न्यूक्लियस कोई सा मर्जी हो, एंडोन्यूक्लियस हो, एक्सोन्यूक्लियस हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस हो, कोई भी न्यूक्लियस हो, ये सारे एंजाइम्स, है ना, जो चाहे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े, सॉरी, जो चाहे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े, चाहे एस्टर बॉन्ड तोड़े, चाहे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज तोड़े, न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, चाहे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज तोड़े, चाहे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड तोड़े, वो सारे एंजाइम्स क्या होंगे, हाइड्रोलाइएसिस होंगे। हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट करने के लिए सारे एंजाइम्स क्या है, हाइड्रोलाइएसिस हैं। और हमारे फूड में एम्पल ऑफ वाटर होता है, इसमें हमें दिक्कत नहीं होती उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप खाना खाएं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा और गर्म, थोड़ा सा क्यों, क्योंकि ज्यादा पिएंगे तो फिर वो वुड कॉज डायलेशन ऑफ द एसिड्स, और ठंडा पिएंगे तो इट विल अगेन चेंज द टेम्परेचर ऑफ द डाइजेशन। तो गर्म एंड व्हाट आई से थोड़ा लिटिल, ओके, दैट विल हेल्प इन डाइजेशन। ओके, तो और आपको आगे और बताता हूँ, इतना ही नहीं, आपके सेल के अंदर ना एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ स्टमक, स्टमक या इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेल। वो कौन सा होता है, सेल ऑर्गेनेल, जिसको मैं सेल का स्टमक भी बोल सकता हूँ। हाँ जी, किसी को आइडिया है, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट, कि कौन सा वाला है? प्लांट्स में तो वैक्यूल होता है ना सर, आपकी आवाज प्लांट्स धीरे में आ रही है, वैक्यूल। क्या मेरी आवाज भी धीरे आ रही है आपको? आप लोगों को मेरी आवाज आवाज क्लियर आ नहीं आ रही रही है, है सर? धीरे आ रही है क्या सब लोगों को? क्योंकि मुझे फलक की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तो आई जस्ट वांट टू नो क्या मेरी आवाज भी धीरे आ रही है आपको? सर आवाज नहीं आ रही है अभी तक। मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, जस्ट रीजॉइन इट एंड देन आई ट्राई टू हियर व्हाट यू आर सेइंग फलक। हाँ जी, अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फलक कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं क्वेश्चन ये देखिए कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, क्या कहा था मैंने? हाँ, कि what was it? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, जस्ट लेट माय माइंड। हाँ, ये सेल का जो स्टमक है, ये सेल का स्टमक आप किसको बोल सकते हैं, कौन से वाले सेल ऑर्गेनेल को आप बोल सकते हैं सेल का स्टमक? जहाँ पे सेल अपनी डाइजेशन कर रहा हो। सेल खाना कैसे खाता है, आई मीन सर अमीबा मान लो, प्लांट्स में। प्लांट में बताओ चलो। सर
हाँ, प्लांट में पलक नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, क्या कह सर रही हो तुम? हाँ बोलो। सर वो मैं कह रही थी कि प्लांट्स में वैक्यूल्स होता है और हमारे में शायद एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, स्टमक वाले। प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल्स स्टोरेज करता है रिजर्व फूड। ओ वैक्यूल्स, अच्छा। और तुम और बाकी एनिमल्स में? सर हमारे में तो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, वो हेल्प करता बेटा है सेल के स्टमक में जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं। बेटा सेल के अंदर पूछ रहा हूँ ऑलरेडी। सेल के अंदर सेल कैसे हो जाएगा? अच्छा। सेल के अंदर ऑर्गेनल पूछा हूँ ना, जब ओके। वहां वैक्यूल बताया तो सेल ऑर्गेनल का नाम बताओगे ना। एक्चुअली ना मुझे आप लोगों के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुधारने पड़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग एल्स? देखिए मैं आप पे ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप अभी भी शेयर कर सकते हो, गलत बोल सकते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कुछ बोलते हैं। गलत सही बोलते फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो मुझे बस ये बताता है कि मुझे आप पे कितनी पॉलिश करनी है। हाँ, सर लाइजोजाइम लाइजोजाइम्स, अच्छा ठीक है। काजल? डाइजेशन करता है ना, हाँ और ठीक इसके है काजल। ओके काजल, गॉट इट। एनीबॉडी एल्स वांट टू से एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए। मैं आपको देखिए, पहले तो काजल का आंसर सही है कि लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, लाइसोजाइम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोजाइम्स तो लाइसोजाइम तो एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, तो लाइसोजाइम नहीं, जाइम मतलब एंजाइम होता है। लाइसोसोम, जोम मतलब एनीथिंग कवर्ड विद वेसिकल, मीसोजोम है ना, फैगोजोम, तो लाइसोसोम है ना, तो जोम इज अ कवरिंग, इट्स अ सेल ऑर्गेनेल। तो लाइसोसोम सही कह रहे हैं, लाइसोसोम्स आर द वन जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है ना। तो अब देखिए सेल खाना कैसे खाता है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ। सेल जब खाना खाता है तो वो एक कुछ भी चीज है, केमिकल है, उसको पहले वो अंदर ले आएगा, मतलब कि उसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगी और वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, बर्ड की फॉर्म में अंदर आ जाएगा, और बर्ड की फॉर्म में बाहर जाता है, तो बर्ड की फॉर्म में वो अंदर आ जाएगा। और अगर वो पानी है तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। और अगर वो फूड है, हार्ड सब्सटेंस है, तो उसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस पानी है तो, फैगोसाइटोसिस अगर खाना है तो सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, एंड बोथ कम अंडर एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब आने के बाद इस ये जो बना है स्ट्रक्चर, इसको फैगोसोम बोल लेंगे क्योंकि इसके फैगोसाइटोसिस हुआ है। इसके साथ एक दूसरा सेल ऑर्गेनल है ये वाला, इसको लाइसोसोम बोल रहे हैं, ये उसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड करके ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फैगोलाइसोसोम। फ्यूज कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, ठीक है। अब फ्यूज कर दिया तो ये हो गया फैगोसोम, ये हो गया लाइसोसोम, फ्यूज टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम, ठीक है। अब ये जो फैगोलाइसोसोम है, इसके अंदर बहुत सारे H प्लस आयन अंदर आएंगे, बहुत सारे H प्लस आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे, और जब बहुत सारे H प्लस आयन अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे ये काफी एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम के अंदर इसके पास एंजाइम्स होते हैं, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, है ना। ये सारे एसिडिक मीडियम की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, पीएच गिरने की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर जो भी फूड मटेरियल इस फैगोसोम में है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। अब वो रिलीज हो जाएगा सेल के अंदर, किसमें रिलीज हो जाएगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर रिलीज हो गया, सेल ने वो छोटे टुकड़े ग्लूकोज ग्लूकोज जो भी है उसे लिया, अपना एनर्जी बनाया, और जो बच गया वो स्टोर हो गया एज फूड वैक्यूल, या वो स्टोर हो गया एज अ वेसिकल, ठीक है। ये चल रहा है सेल के अंदर, खाया, बॉडी को लेके आया, दूसरे सेल ऑर्गन लाइसोसोम से मिलाया, डाइजेस्ट कराया, रिलीज कर दिया सेल के अंदर, यूज कर लिया, बचा हुआ स्टोर कर लिया अगर एक्स्ट्रा है तो, ठीक। अब वो जो लाइसोसोम है उसके अंदर भी जो एंजाइम्स हैं वो सारे कैसे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं दो टॉपिक लिंक करके पढ़ा रहा हूँ कि जहां भी आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें वो ब्रेक करेंगे, और पानी की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब क्योंकि मुझे क्या नाम है, किसी से मैंने डाउट पूछा था तो किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, शायद पलक वाज आंसरिंग,
तो शी वाज टेलिंग अबाउट एपिथेलियल सेल्स एंड वैक्यूल्स। तो मैं आपको ना एक प्लांट और एनिमल में से मैं प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताती हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ और क्लियर करूंगा आप लोगों से। एक सिंपल सा बताता हूँ, एक सिंपल सा सवाल है मेरा आप लोगों से कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल? क्या फर्क है प्लांट और एनिमल सेल में? सेल वॉल। सर सेल वॉल नहीं वॉल। होती एनिमल सेल में। सेल वॉल और चलो सेल वॉल निकाल देते हैं, एक प्लांट सेल से सेल वॉल निकाल दी, अब बताओ। सर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, है ना? हाँ प्लास्टिड की प्लाज्मिड? प्लास्टिड प्लास्टिड। प्लास्टिड। ओके 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 हाँ ठीक है। हाँ तो आप देखिए अब देखिए अब आपको डिफरेंस कोट आउट करना हो, अगर डिफरेंस कोट करना हो ना, तो डिफरेंस कोट करना हो तो बड़े अच्छे से पॉइंट है, सेल वॉल नहीं है, वैक्यूल बड़ा है और प्लास्टिड बड़े हैं। लेकिन अगर आप एक बायोलॉजिस्ट की तरह सोचो, जस्ट थिंक लाइक अ बायोलॉजिस्ट, सेल सेल होता है, सेल सेल होता है। और प्लांट और एनिमल में इकलौता जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना, सेल वॉल को तो जो भूल जाते हो तो फंजाई के पास भी है, ठीक है ना। जो प्लांट और सेल में मेजोरिटी का डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है और सेल जो है, एनिमल सेल जो है वो हेटरोट्रॉफ है, ठीक है ना। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है वो पिगमेंट्स का ही है बस, कि इसके पास क्लोरोफिल, ज़ांथोफिल, फलाना ढिमकाना ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। और वो एक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम प्लास्टिड्स बोल देते हैं, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस एक्चुअली इफ यू सी। बाकी रेस्ट इज एब्सोल्युटली सेम, एब्सोल्युटली सेम। मतलब आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, आप दुनिया जहान की चीजों की बात करें, वैक्यूल्स की बात करें, ठीक है ना, प्रेजेंट है दोनों में, छोटे बड़े बट हैं, ठीक है ना। बाकी आप जितनी चीजों की बात करें है तो सैली, तो सारी चीजें क्या है, सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से डाइजेशन डाइजेशन की बात करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे खाना प्लांट सेल खाएगा वैसे खाना एनिमल सेल खाएगा। हाँ, प्लांट का खाना खाने का तरीका और एनिमल का खाना खाने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि दैट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन जब हम सेलुलर लेवल की पे बात करेंगे, सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, तो सेल ही होता है। तो अगर ये लाइसोसोम से खा रहा है तो वो भी लाइसोसोम से ही खाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट? हाँ, हो सकता है, दिस इज अ वेरी प्रेटी मच पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर क्या कहते हैं ये फाइगोसाइटोसिस और बाकी चीजें ना हो, बट यस डाइजेस्टिंग एंजाइम्स तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी क्या है, प्रेजेंट है। दोनों में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ओके तो अगला अगला हमारे पास है 1 2 3 4 हाइड्रोलाइज। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइज समझ में आ गया सब आप लोगों को। तो हाइड्रोलाइज के बाद हमारे पास है लाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस पानी की प्रेशर ब्रेक कर रहे थे, लाइसिस बिना वाटर के ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स है, मेरे पास वाई है, अलग से कार्बन है, कार्बन है, ये एक्स जुड़ा हुआ है, ये वाई से जुड़ा हुआ है। और अब बिना प्रेजेंस के एंजाइम ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड डाल ब्रेक कर दिया वाला बॉन्ड, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना दिया, एक्स और वाई ने आपस में बॉन्ड बना दिया, मतलब इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया इसको और पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको सिंपली हम बोलेंगे लाइएज, ठीक है ना। लाइएज का एग्जांपल सिंपली आप बोल सकते हैं, मैं एग्जांपल दूं एल्डोलेसिस। एल्डोलेस एक एंजाइम है, ठीक है ना, जो कि क्या है, लाइएज है, जो कि सिंपली क्या करता है, ब्रेक कर देता है बिना पानी के प्रेजेंस में। या आप सिंपली बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है कहीं से, तो डीकार्बोक्सिलेज अगेंस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी नोन एज लाइएसिस, ठीक है ना। तो एल्डोसिस, एल्डोलेस, डीकार्बोक्सिलेज, ये सब एग्जांपल है किसके, लाइएसिस के, ब्रेकिंग डाउन विदाउट वाटर। दैट इज क्लास 4, क्लास
4 रोमन नंबर लिखेंगे आप। मैं हमेशा इससे पहले ना लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑलवेज रिटन इन रोमन नंबर, क्लास 4। नेक्स्ट वी हैव क्लास 5। क्लास 5 इज लाइक आइसोमरेज। क्या नाम है? आइसोमरेज। आइसोमरेज बहुत सिंपल है, अगर ए है और ये ए को ए के आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये ए और ए आपस में आइसोमर्स नहीं है, सिंपल है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, दोनों आपस में क्या है? आइसोमर्स है, तो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? आइसोमरेज आ जाएगा। अच्छा, इसमें हम नाम आइसोमरेज से रखते हैं भाई, फॉर एग्जांपल बस रिएक्शन का नाम दे देते हैं कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है तो बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर रहा है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमरेज। ग्लूकोज को गैलेक्टोज में चेंज कर रहा है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज आइसोमरेज। मतलब इसलिए हम कॉमनली से वर्ड यूज करते हैं आइसोमरेज। तो आइसोमरेज में एग्जांपल भी क्या होगा? आइसोमरेज, ठीक है ना। तो आइसोमरेज एंजाइम का नाम हम वैसे रखते हैं, कोई इसमें कोई और अगर एग्जांपल नहीं है। आइसोमरेज मतलब आइसोमरेज। तो क्लास 5 जो है डायरेक्ट आइसोमरेज, जो भी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ओके, देन आखिरी क्लास हमारे पास क्या है? आखिरी क्लास ऑफ एंजाइम्स हमारे पास है सिंपल the last classes, class 6। क्लास 6 में हमारे पास एंजाइम है लाइगेसेस। ये अपोजिट है लाइगेसेस के, वो तोड़ने वाले थे, ये जोड़ने वाले हैं लाइगेसेस। फॉर एग्जांपल अगर डी कार्बोक्सिलेज, ये क्या कर रहे हैं? ये एक्स है, ये वाई है, दोनों अलग अलग थे, इसको पसंद नहीं आया, दोनों ने साथ में कर दिया एक्स और वाई, दोनों को जोड़ दिया, दैट इज लाइगेसेस। सिंपल से एग्जांपल डीएनए लाइगेसेस। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं डीएनए लाइगेस? कौन सा बॉन्ड बनाते हैं डीएनए लाइगेस? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, डीएनए में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सोचो, पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड्स का होता है ना, तो प्रोटीन में होगा ना? उसमें नहीं होता, डीएनए में नहीं होता। हाँ, तो कौन सा बॉन्ड होगा? लाइगेस कौन सा बॉन्ड बनाएगा अगर डीएनए को जोड़ेगा? तो डीएनए लाइगेस। डीएनए में होते क्या है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी लिया था, पता है इस बॉन्ड का? 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, 2 न्यूक्लियोटाइड्स कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं भाई? बहुत बेसिक है ये, पता होना चाहिए। फॉस्फोडाइएस्टर अभी आपने बोला था। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए लाइगेस किसको जोड़ेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, सॉरी, बनाएगा, जोड़ेगा, क्योंकि लाइगेस है ना, जोड़ता है, ठीक है। और अगर डी कार्बोक्सिलेज लाइगेस था तो कार्बोक्सिलेज, ये क्या हो जाएगा? ये लाइगेस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा कि ये 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम है, 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स है। और पे अटेंशन अगेन, एक है ईसी नंबर। एंजाइम का एक नंबर होता है, कोई भी आप एंजाइम अगर कभी भी कहीं भी ओपन करोगे या उसके बारे में पढ़ोगे तो वो आपको उस एंजाइम का एक ईसी नंबर देंगे। ईसी नंबर में उसके 4 क्या कहते हैं, 4 नंबर से उसे डिनोट किया जाता है। जैसे ईसी नंबर किस एंजाइम का है? 2, 0.2, 0.3, 0.1, जिसमें जो पहला वाला डिजिट है दैट रिप्रेजेंट्स क्लास ऑफ एंजाइम। मैं जैसे मैं आपको रोल नंबर लिखूं, अगर मैं आपका रोल नंबर लिखा तो रोल नंबर है लेट्स से 5FM 2020 01। तो आपको 3 पार्ट्स में आपको रोल नंबर को बांट दिया ना, मैंने पहले 2 लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइटल मेडिकल, या कौन सा वाला बैच। दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2020 का, ठीक है ना। अच्छा, आगे तीसरा नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है A1, मतलब कि ए सीरीज फर्स्ट बैच ईयर, और कौन सा वाला बैच है उसमें फिर आपका रोल नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 01। तो 4 हो गए। एक फाइटर मेडिकल है, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर बताएगा कौन से ईयर का बैच है, तीसरा नंबर बता रहा है लेट्स से कि कौन सा बैच नंबर है आपका, और चौथा बता रहा है आपका उस बैच नंबर में कौन सा वाला रोल नंबर, ठीक है। सिमिलरली एंजाइम कम्बिनेशन जो नंबर है वो बता रहा है, पहला नंबर बताएगा क्लास, दूसरा बताएगा सब क्लास, तीसरा बताएगा फर्दर सब क्लास,
और चौथा बताएगा इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल एंजाइम। जैसे सिंपली अगर बात करूं तो मान लो कोई एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो पहले वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, पहले तो वो सबसे पहले हाइड्रोलाइज है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलाइज होगा, ये हो गई उसकी क्लास। सब क्लास क्या हो गई, हाइड्रोलाइज के अंदर वो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में सब क्लास क्या है, वो एंडोन्यूक्लियस है, और एंडोन्यूक्लियस में वो स्पेसिफिकली कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो वो चारों नंबर आपको बता देंगे कि वो एंजाइम कौन सा है। आपको चारों नंबर से फोकस नहीं करना, आपका फोकस सिर्फ पहले नंबर पे है। क्यों, क्योंकि आपको क्लास मालूम है। तो ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास 2 को बिलोंग कर रहा है। तो ये कौन से टाइप का एंजाइम हुआ बेटा, अगर मैं किसी का नंबर दूं आपको कि एंजाइम का नंबर है 2.2.3.1, तो ये बताओ ये कौन सी क्लास का एंजाइम होगा, सर ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज, ठीक है ना। तो आपको सिंपली याद रखना है इस ऑर्डर में, OTHLYIL, OTHLYIL, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइज, लाइज, आइसोमेरेज, लाइगेज। तो क्योंकि ये 2 है, आपने किसके ऊपर, ट्रांसफरेज के ऊपर। अगर आपको कोई रिएक्शन भी दी हो, ठीक है ना, लेट्स से कोई रिएक्शन दी हुई है एक्स, मैं आपको क्वेश्चन ही करके बता रहा हूँ, लेट्स से एक रिएक्शन दी हुई है, ओके, एक रिएक्शन दे रखी है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, उसको मिटा देते हैं। आपको ऐसा कुछ समझ में आ गया, कैसे इजी नंबर दिया जाता है। अब एक रिएक्शन है आपके सामने, लेट्स से, ओके, ओके, ये आपके ऑप्शन में 4 इजी नंबर दिए हुए हैं। ये रिएक्शन दी हुई है, मैं रिएक्शन पढ़ देता हूं आपके लिए। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस ड्राई हाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये दी हुई है और आपसे ये पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन में काम करने वाला जो एंजाइम है, इस रिएक्शन में काम करने वाला जो एंजाइम है, उसका ईसी नंबर इन चारों में से कौन सा वाला होगा। तो आप मुझे क्या आंसर देंगे, ओनली 1 by 1 विद रीजंस। सामने रिएक्शन है, रिएक्शन में एंजाइम है, एंजाइम का ईसी नंबर पूछा है, आपको बताना है कौन से वाला। और मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। बताइए, अरे बहुत मुश्किल है ये। एंजाइम दिया है, उसका एंजाइम कमीशन नंबर बताना है। नहीं बता सकते कौन सा वाला किसका होगा, कौन सा वाला होगा, ई का कोशिश ही कर लो, थोड़ी सी गलती हो जाओगे, इससे क्या होगा। कौन सा, I'm giving a sentence of jail for 7 years if you're not answering. ट्राई कर लो भाई, कुछ ट्राई कर लो, थोड़ा ही बता दो, कुछ ही बता दो, समथिंग एटलीस्ट। हाँ जी, आप बोल रहे हैं या फिर मैं ही कुछ बोलूं, फिर आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों पलक, कोई आंसर है तुम्हारे पास।
सर सोच रही हूँ। जो तुम लोग की आवाज जरा आ रही है। अरबाज, मोहम्मद अरबाज, हेलो। आप लोग की आवाज एकदम धीरे आ रही है। जस्ट रीजॉइन। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ भाई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोग को अब? हाँ, कुछ कह रहे थे तुम अरबाज, अब बोलो। बोलिए भाई, बोलिए। पलक, सर बी लग रहा है। क्या लग रहा है? बी लग रहा है? क्यों लग रहा है भाई? और बी क्यों लग रहा है? सर क्योंकि दो फॉस्फेट जुड़े हुए हैं ना फ्रक्टोज के साथ, तो एक रिमूव हो रहा है, ग्लूकोज थ्री एक नहीं बेटा, फॉस्फेट। दोनों ही रिमूव हो रहे हैं एक्चुअल में। चलिए आप लोग, आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत इसमें इसमें क्या टफ है। एक शुगर है, उसको दो टुकड़े कर दिए, एक बॉन्ड तोड़ा, दो टुकड़े कर दिए। कोई नीचे वाटर नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं दिया है, मतलब तोड़ रहा है। कोई वाटर वाटर इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि लिखा भी नहीं है आपसे। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। और ये रिएक्शन ना, आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन कोई ऐसी वैसी रिएक्शन नहीं है कि आपको कोई भी रैंडम उठा के रिएक्शन दे दी। ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है। आपका ग्लाइकोलाइसिस है ना, आपने आप पढ़ते हो क्लास 11th में, उसकी रिएक्शन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये रिएक्शन आपके एग्जाम में इससे लिंक करके आ जाए। ठीक है ना? मैं एग्जामिनर होता मैं तो जरूर डालता। ठीक है? खैर, फिर भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। और ब्रेक डाउन के लिए बस दो ही एंजाइम्स है, एक है हाइड्रोलाइज और एक है लाइज। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे कोई 3 नंबर इस्तेमाल नहीं किया, 3 नंबर इस्तेमाल किया है नहीं, तो आपके मैंने कंफ्यूजन ही दूर कर दी है। सिंपल बना दे क्वेश्चन को कि हाइड्रोलाइज तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, तो बचा सिर्फ तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम? लाइज, मतलब नंबर 4। तो ढूंढ लो नंबर 4 क्या है। ये 2 है, ये नहीं हो सकता। ये 4 है, ये हो सकता है। ये 6 है, ये आइसोमर, ये बता रहा है कि ये है लाइगेस है, नहीं हो सकता। ये बता रहा था ट्रांसफरेस है, नहीं हो सकता। ये बता रहा था ट्रांसफरेस है, नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है? लाइगेस हो सकता है। चुपचाप खत्म कहानी। तो आपको थोड़ा ना हर एंजाइम के पूरे पूरे सीक्वेंसेस याद है, मुझे भी याद नहीं है, किसी को भी नहीं हो सकते। ठीक है ना? बट ये 6 क्लासेस तो याद हो सकती है ना। तो आपको बस ये 6 क्लास ही आइडेंटिफाई करनी है। आपके पास चारों ऑप्शन होंगे, उन चारों में आपको बस ये ढूंढना होगा कि कौन सी क्लास का वो एंजाइम है। वो आपसे सिर्फ क्लास का नंबर चाहता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट सबको, कि अब भी डाउट है किसी को? सर सब क्लास को नहीं देखना पड़ता। अरे सब क्लास कैसे करोगे? सब क्लास मैंने तुमको सब क्लास पढ़ाई है। मैंने सर मैं तुमको वो एक सब, और ऑप्शन शुरू में चाहिए टॉपिक होता छूट है। गया वो वाला जो आपने समझाया था, मेरा छूट गया था। जब मैंने पढ़ाया छूट गया था। यस। कितने लोगों का छूटा भाई? ओके, मैं आपको बता देता हूँ, वापस से बता देता हूँ कि आपको सिर्फ क्लास पता होनी है, बल्कि 6 क्लास और अब वीडियो की जरूरत नहीं है। OTHLYIL, कहानी खत्म। कितना मुश्किल है ये भाई? 6 क्लास ऑर्डर में याद कर लो, ऑर्डर में याद करना, लेकिन गड़बड़ नहीं करना। चाहे ऐसे पढ़ लो इसको, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, अदर लिटिल, बस इतना ही। तो आपको बस ये 6 क्लास याद रखनी है, ऑर्डर में याद रखनी है। और जब भी इसी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, बस ये देखना है, पहला नंबर, कहानी खत्म। हमें क्या मतलब सब 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 क्लास है, मैं क्या करूँ? एक के अंदर 36 तरीके की सब क्लास होगी। आगे छोड़ना मैं सारी की सारी याद रख के बैठूंगा, कोई फायदा है उसका? मैं यहाँ पे रटने बैठा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठा हूँ। बड़ा वैसी बात है, कोई नहीं याद रख सकता। 2 लाख स्पीशीज है दुनिया में। तुम मुझसे बोलो कि सर 2 लाख स्पीशीज याद होने चाहिए, होने चाहिए नहीं, इसलिए तो क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर अबाउट दी क्लास, दैट्स इट। बस आपका काम क्या है? आप रिएक्शन देके बता सको कि वो कौन सी क्लास का एंजाइम है, बस इतना ही। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना ही आपसे
नीट में जो भी पूछेगा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। कुछ कह रहे हैं काजल आप? सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। हाँ जी, सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। एक और एग्जांपल। यस आप सर। एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको। ये एक और रिएक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। अब की बार थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सोचना, मुझे थोड़ा सा अच्छा से काम बताऊंगा आपके। ओके, I'll give you an example. सिंपल ले लेते हैं आपके लिए, क्या ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना उसको। कोई और स्टेप है रिएक्शन? इसी का अगला स्टेप ले रहा हूँ। ये एक्चुअली वो होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसके लिए इसको छोड़। इसको कर सकते हो, बता सकते हो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? नहीं बता पाओगे? बता लोगे? कोई बता देगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे रीजन भी दे देगा। तो नहीं बता पाओगे? तो डाइहाइड्रोक्सी क्या है? हाँ, तो वो डाइहाइड्रोक्सी आपने क्या बोला था? डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्जन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये अगला ही स्टेप है जो पिछली रिएक्शन का ग्लाइकोलाइसिस से ही है। सर शायद आइसोमरेज, सर आइसोमरेज, शायद आइसोमरेज। ओके, क्यों आइसोमरेज? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमर्स है। सर रिएक्शन आगे पीछे दोनों हो रही है ना, तो स्ट्रक्चर शायद चेंज हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, चलिए आपने थोड़ा सा तुक्का लगाया, लेकिन एग्जैक्टली ये आइसोमरेज है, ये एंजाइम आइसोमरेज है। कौन सी क्लास का आ जाएगा? क्लास का नंबर बता दो, क्या क्लास नंबर आएगा? सर क्लास 5। क्लास 5, ठीक है, क्लास 5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्लास 5 आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ग्लाइकोलाइसिस का ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 कार्बन के सिंपलेस्ट कीटोन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना, ये 3 कार्बन की सिंपलेस्ट एल्डोस है। दोनों में फास्फोरस लगा हुआ है, एक इसमें थर्ड पे लगा हुआ है, उसमें जस्ट लगा हुआ है। ठीक है ना, कहीं पे भी लगा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज अ 3 कार्बन सिंपलेस्ट कीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज 3 कार्बन सिंपलेस्ट एल्डोस। बस उसमें CHO ग्रुप है, उसमें C डबल बॉन्ड हुआ है, बाकी दोनों क्या है? सेम है, दोनों आइसोमर्स है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अगेन दिस इज आइसोमरेज, तो क्लास 5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे उम्मीद है कर लोगे। कुछ एग्जांपल आपके मैं आज आपको भी अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे लिए है, अगला टॉपिक है, और एंजाइम्स के रिगार्डिंग में ये लास्ट टॉपिक है। एंजाइम्स के रिगार्डिंग में तो कुछ और बातें करेंगे, और ये टॉपिक है सिंपल सा कि समथिंग अबाउट दी कोफैक्टर्स। आई कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक एंजाइम जो होता है ना, अगर हम एक एंजाइम की बात करें, अगर हम एंजाइम को प्रोटीन मान के ही चले, क्योंकि इसको एंजाइम या तो प्रोटीन हो सकता है या कुछ आरएनए एक्सेस एंजाइम। ठीक है ना, तो आरएनए की बात नहीं कर रहे, प्रोटीन की बात करें। अगर हम एंजाइम का प्रोटीन की बात करें, तो मोस्टली एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मोस्टली कैसा होता है? कॉन्जुगेटेड होता है। कॉन्जुगेट मतलब उसमें दो चीजें होगी, तो प्रोटीन वाला पार्ट होगा और
प्रोटीन के साथ कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी कोई चीज होगी, प्रोटीन प्लस समथिंग नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, एक प्रोटीन पार्ट होगा एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, यानी कॉन्जुगेट पार्ट होगा, दोनों मिलके आपका एंजाइम बनाएंगे। तो एंजाइम कभी अकेला नहीं होता, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। अब प्रोटीन का जो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसको मैं एपो एंजाइम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, एपो एंजाइम बताता हूँ। और सिंपली जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको मैं कोफैक्टर या सिंपली एक और टर्म इस्तेमाल करता हूं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलता हूं। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर कहीं ना कहीं सेम चीजें हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कई जगह यूज भी किया जा रहा है। तो कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देता हूं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप is an integral part, is an integral part of an enzyme जो उससे उसके प्रोटीन पार्ट से जुड़ा रहता है और एंजाइम को काम करने में हेल्प करता है। भाई एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल की बात करेंगे, लेट्स से जैसे हीम है, ठीक है ना। अब हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम नोन एज कैटालेस और ऑक्सीडेज। इन दोनों में कैटालेस और पेरोक्सीडेज, इन दोनों एंजाइम्स में, ये दोनों एंजाइम्स एक्चुअली आपके पेरोक्सिसोम्स में होते हैं। कहां मिलते हैं ये मिलते हैं पेरोक्सिसोम्स में, ये सेल ऑर्गन पेरोक्सिसोम्स में होते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों एंजाइम्स के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन सा है, हीम है। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब हीम के बिना आप कैटालेस को इमेजिन नहीं कर सकते। कैटालेस का मतलब ही है प्रोटीन वाला पार्ट प्लस हीम। हीम निकाल दो तो कैटालेस ही नहीं है, हीम निकाल दो तो पेरोक्सीडेज ही नहीं है, मतलब हीम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंजाइम। तो ऐसे को हम जनरली क्या बुलाते हैं, स्पेसिफिकली क्या बुलाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बुलाते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंजाइम्स के लिए ही टर्म इस्तेमाल हो। भाई फॉर एग्जांपल, हीम इज आल्सो अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन हेमोग्लोबिन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक जनरल टर्म है, इट्स अ जनरल टर्म कि प्रोटीन के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है। मान लो अगर अगर बोलूं ग्लाइकोप्रोटीन, तो प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ी है, उसको भी आप उसका क्या बोल सकते हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हो, बिकॉज़ दैट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है ना। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एंजाइम, इट्स अबाउट एनी प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन जो काम कर रहा है, अगर उसके काम करने में कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट उसकी मदद कर रहा है और वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो आप उसको स्पेसिफिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि वो एंजाइम ही हो। एंजाइम के कॉन्टेक्स्ट में मतलब वही है कि हाँ इंटीग्रल पार्ट है, एंजाइम को उसके काम करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। So that is for you the prosthetic group. I suppose it is very clear to you. The prosthetic group is very tightly bound and an integral part of an enzyme. और prosthetic group plus the protein part, जिसको हम coenzyme बुलाते हैं, कुल मिला के वो एंजाइम बनाता है। और ये एंजाइम पूरा हो जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम is equal to apo enzyme plus the prosthetic group या plus the कोफैक्टर। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी फर्दर कैटेगरीज हम बांट देते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में फर्दर कैटेगरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप या कुछ कोफैक्टर्स, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसे होते हैं जो टाइटली बाउंड नहीं होते, जो लूजली बाउंड होते हैं। या एक तो वो लूजली बाउंड होते हैं और दूसरा वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते। वो आते तो हैं एपो एंजाइम के पास, लेकिन सिर्फ तभी आते हैं जब रिएक्शन करनी होती है, और वो अकेले काम भी नहीं कर सकते, वो खुद डिपेंडेंट होते हैं कुछ और दूसरे केमिकल्स पे, जिनको हम विटामिन्स बुलाते हैं। तो मैंने क्या बताया, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्लियर है, इसको मिटा दें। Shall I erase all of this? ओके, अगर आप ना नहीं कह रहे तो उसको मैं हाँ समझ रहा हूँ, मिटा रहा हूं मैं। ओके, आइए समझते हैं। तो एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप समझ में आ गया। एक दूसरे क्या होता है, मैंने आपको बताया, मैंने इनका नाम है कोएंजाइम्स।
ठीक है ना। कोएंजाइम्स जनरली मैं स्पेसिफिकली इस्तेमाल करता हूँ उन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के लिए या उन तरीके के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के लिए जो कि पहली चीज उतना इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, बहुत देयर आर नॉट इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, देयर आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट। सेकेंडली कोएंजाइम्स आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन, दूसरे ये विटामिन पे डिपेंडेंट होते हैं, they require vitamins for their action and they are loosely bound, तो tightly bound होते हैं, they are loosely bound, ये loosely bound होते हैं, ठीक है, और सिर्फ रिएक्शन में बाइंड करते हैं, हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब कोएंजाइम का मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, समझिएगा। कोएंजाइम का एग्जांपल बड़ा ही सिंपल है, एग्जांपल है NAD हाइड्रोजन, NAD डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब जो NAD डिहाइड्रोजनेज है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एंजाइम है NAD डिहाइड्रोजनेज, NAD डिहाइड्रोजनेज इज एन एंजाइम, क्या है ये, इट्स अ होलो एंजाइम, ये हो गया होलो एंजाइम। अच्छा, अब इसको तोड़ते हैं जरा, इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें ये जो NAD है, इसमें जो NAD है ये है बेटा आपका कोएंजाइम, ये है क्या है, ये कोएंजाइम है, फिर NAD इज द कोएंजाइम। अब NAD की फुल फॉर्म लिखते हैं तो इसका नाम है निकोटिनामाइड, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होना चाहिए आपको, ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड में जो निकोटिनामाइड है, ठीक है, जिसको हम निकोटिनिक एसिड बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, इसका नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड से डिराइव हो रही है, और इसका एक और नाम है नियासिन, नियासिन, और बड़े प्यार से इसको हम इन सिंपल टर्म्स बुलाते हैं विटामिन B3, पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो विटामिन B1 B2 B3 B6 B5 B12 B7 B9 बहुत सारे होते हैं, तो विटामिन जो B3 है, जो नियासिन है, ठीक है ना, ठीक, वो वाला जो एंजाइम है, ठीक है ना, वो वाला जो विटामिन है, तो नियासिन एसोसिएट हो रहा है एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से, जब विटामिन B3 यानी नियासिन एसोसिएट हुआ एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से, तो वो बन गया NAD, जो कि बन गया एक कोएंजाइम, फिर ये कोएंजाइम एसोसिएट हुआ एक दूसरे एंजाइम से डिहाइड्रोजनेज से, जिससे इसने बना दिया NAD डिहाइड्रोजनेज, और फिर NAD डिहाइड्रोजनेज एक पर्टिकुलर रिएक्शन को काम देगा, ठीक है ना। तो एंजाइम मूव ऑन हो गया NAD डिहाइड्रोजनेज, डिपेंडेंट ऑन अ कोएंजाइम नोन एज NAD, और कोएंजाइम इज डिपेंडेंट फॉर इट्स एक्शन ऑन द विटामिन B3 दैट इज नियासिन। तो इस तरीके के एंजाइम्स को, इस तरीके के चीजों को हम कोएंजाइम्स बुलाते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल, कोएंजाइम, अब जो NAD डिहाइड्रोजनेज एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जब ये काम करने जाता है तो इसके साथ NAD आके जुड़ जाता है, NAD आ गया, ठीक है ना, और NAD कैसे आया, इसमें N क्या विटामिन है, तो विटामिन के साथ एसोसिएट होके ये NAD आ गया, और फिर इसने रिएक्शन को हेल्प किया। तो याद रखना कि कोएंजाइम कैसे काम करते हैं, इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, रिएक्शन में काम आते हैं, विटामिन के मतलब है विटामिन यहाँ पे, और ऑफ कोर्स लूजली बाउंड होते हैं क्योंकि सिर्फ रिएक्शन टाइम पे आ रहे हैं, इसको फिर जाना भी है,
ठीक है ना, दे कैन नॉट स्टे, दे जस्ट डू द रिएक्शन, डू द स्टफ एंड जस्ट मूव ऑफ। ओके, आगे बात सामने। इसी का एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। अब NAD डिहाइड्रोजनेज की जगह थोड़ा सा बदल देते हैं, N की जगह F कर देते हैं। N को बदल के क्या कर दिया हमने, F, FAD डिहाइड्रोजनेज। अब कोएंजाइम क्या हो जाएगा, FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब निकोटिनामाइड की जगह कौन आ गया, फ्लेविन आ गया, ठीक है, फ्लेविन। और फ्लेविन आ रहा है, फ्लेविन डिराइव हो रहा है फ्रॉम समथिंग नोन एज राइबोफ्लेविन, समथिंग नोन एज राइबोफ्लेविन। और बेटा राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन बेटा है विटामिन B2, विटामिन B2। तो अगेन राइबोफ्लेविन एसोसिएट हो जाएगा एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से, तो फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम व्हिच हेल्प्स dehydrogenase to form a complete whole enzyme known as FAD dehydrogenase, और फिर FAD dehydrogenase अपना काम करता है। So that's the way thing goes on, ठीक है, clear point? So that is about the coenzymes। coenzymes के अलावा किसी एंजाइम के अंदर इवन प्रोस्टेटिक ग्रुप के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीम है, ठीक है ना, आप कभी कभार मेटल आयंस देखोगे, मतलब कि मेटल आयंस भी होते हैं जो रिएक्शंस में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन काम करता है इन द सलाइवरी एमाइलेज, मतलब सलाइवरी एमाइलेज जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। तो सलाइवरी एमाइलेज इज डिपेंडेंट ऑन क्लोरीन पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। फिर और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे, जैसे कि मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम में डिपेंडेंट है डाइनाइट्रोजनेज, डाइनाइट्रोजनेज डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मॉलिबेडनम के ऊपर। आधी बात समझ में, क्लियर पॉइंट? तो बहुत सारे हैं, जैसे एक है जिंक, जिंक का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, Zn2+, एनसीईआरटी एग्जांपल है। जिंक पे डिपेंडेंट है कौन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल बने थे, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए जो मेटल आयन काम करता है वो कौन सा मेटल आयन है, वो है जिंक। क्लियर पॉइंट, आधी बात समझ में। एंड मोस्टली मेटल आयंस क्या करते हैं, मोस्टली मेटल आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल आयंस एक्चुअली में क्या करते हैं, आते हैं और एक तरफ से एंजाइम को पकड़ते हैं, एक तरफ सब्सट्रेट को पकड़ते हैं और दोनों को रिएक्ट करा देते हैं। इधर सब्सट्रेट से रिएक्शन करते हैं, इधर एंजाइम से रिएक्शन करते हैं, चीजों को ट्रांसफर करा देते हैं। मतलब कैसे भी काम कर सकते हैं मेटल आयंस। और मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, और भी एग्जांपल है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में आपको आते जाएंगे, तो बताता जाऊंगा मैं साथ में, बस आइडिया रहा कि क्लोरीन एग्जांपल सलाइवरी एमाइलेज में काम कर रहा है। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया जिंक का, इधर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। मॉलिबेडनम भी आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जैक्टली कोट नहीं किया हुआ बायोमॉलिक्यूल्स में, ये अगेन दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। तो नाइट्रोजन साइकिल में जब आप लाइक हीमोग्लोबिन पढ़ोगे वहां पे डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम एनकाउंटर होता है, वहां मॉलिबेडनम का नाम आता है, ठीक है। तो मॉलिबेडनम इन द डाइनाइट्रोजनेज, ये वहां से एग्जांपल आ रहा है। तो दैट्स अबाउट दी कोफैक्टर्स। और यहाँ पर एंजाइम के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है ये खत्म हो जाती है। आपको एंजाइम के बारे में इतना ही जानना है, छोटी छोटी चीजें रह गई हैं बताने के लिए, एक तो मेटाबॉलिक पाथवे और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक दो छोटे टॉपिक्स, और बायोमॉलिक्यूल्स हमारा जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए वाला कॉन्सेप्ट सुनाने वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको एक डीबीबी उसकी दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, उसको हम हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके 12th में भी आता है, आपके वो डिटेल में आता है, ठीक है ना। तो उसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, आप 12th के बॉटनी के वाले पार्ट में उसे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डीएनए डिस्कस करके और थोड़ा सा वो बचे हुए पॉइंट डिस्कस करके विल सम अप द बायोमॉलिक्यूल्स एंड विल मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द आई विल टेकिंग द सेल, ठीक है ना। तो मैं आपको सेल पढ़ाना शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास से। वी विल टॉक अबाउट सेल एंड देन विल कम बैक टू दिस चैप्टर नोन एज व्हिच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स किया, फिर हम अगली बार सेल स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट स्पेसिफिक? हाँ जी, तो आपने वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन बताया था कि एलोस्टेरिक एक्टिव साइट से अदर देन साइट है। हाँ बेटा तो आपकी आवाज जो नॉन क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा बताया, रिपीट कीजिए, आप शुरू से क्या कह रहे हैं। तो आपने एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में
बताया था कि एलोस्टेरिक अदर देन एक्टिव साइट है, कोई भी अदर देन एक्टिव साइट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में भी तो आपने बताया था कि वो एक्टिव साइट के बिना कहीं और जुड़ता है किसी और पोजीशन में। Got तो your यही answer. होता है। Got your answer, Kajal. See, Kajal, just understand this. ये थोड़ा सा आपने सुना, बट आपने पूरा नहीं सुना। मैं आपको अपनी पूरी बात दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के अंदर एक सबस्ट्रेट या एक प्रोडक्ट या कुछ भी केमिकल एंजाइम से एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी जगह पे बाइंड करता है और उसको उस साइट पे बाइंड करके टेम्पोररली इनहिबिट करता है। मतलब कोई और जब आएगा तो उसको छोड़ के स्ट्रक्चर वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। करेक्ट? लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर वो बाइंड करता है तो वो परमानेंट काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। करेक्ट? यस सर। Okay. Any other doubt? Anybody? Chale, if you don't have any doubts, that's all from myself today. We'll be seeing you in the next class. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.